मंटो की कहानियां हैं जो कहानी के स्तर में बहुत अच्छी है करते हैं। उनका कहना था कि हमारे समाज में जो है गलत भी है उसको लेखक को दिखाना चाहिए। इस बात से इनकार कोई भी नहीं करेगा। हमारे समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए, तभी तो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारी जो कहानियां वो सारी उसी गलत को दर्शाए। समाज में हो सकता है बलात्कार भी हो रहे हो, भ्रष्टाचार भी हो रहा, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो कितने प्रतिशत लोग हैं? 1-2%, 5%, 10% लोग होंगे। शेष जो 90% अच्छा हो रहा है वो हम नहीं दिखा रहे हैं उनमें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है वो भी दिखाया जाना चाहिए, और जो बुरा है उसको अगर हम दिखा रहे हैं तो उसके साथ में कहानीकार का ये दायित्व भी है कि ऐसा करने वालों के साथ में कितना बुरा हो रहा है। हम कहानी को केवल बुरा दिखा के खत्म कर रहे हैं, यही हमारा दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। हाँ, जहां तक उद्देश्य है या जहां तक हम किसी उद्बोधन में या भाषण में जिस तरह से समझाते हैं, कहानी में उस तरह से नहीं दिखाया जाता है कि कहानी खत्म होगी, आप पीछे भाषण दे रहे हो 5 मिनट का कि मैंने ये किया, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये नहीं होता है। कहानी के पात्र ही इस तरह से संवाद करते हैं कि हमें लगता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई शराब पीता है, तो उसको क्या नुकसान हुआ वो उनके पात्रों के द्वारा, उनके जो कर्म है उनसे प्रकट होता है। तो निरुद्देश्य कहानी नहीं हो सकती है। और अभी हर समय और काल की अपनी आवश्यकता होती है। अभी अगर वर्तमान में हम देखें, भारत में अगर देखें, तो इन्होंने जो कुटुंब पे कहानी प्रतियोगिता रखी, विषय और भी बहुत सारे थे, इसी पे रखने की क्या आवश्यकता थी? इस पे रखने की आवश्यकता इसलिए है कि चाइना आज अगर देखें तो शेष देशों से आगे, हर चीज में आगे निकल रहा है। जिनका पहले प्रभुत्व था वो लोग भी डर रहे हैं कि चाइना कहीं हमसे भी आगे नहीं चला जाए। लेकिन वहां के समाज की अगर हम मुश्किल देखें तो वहां की सरकार ने नियम बना दिया है कि जो व्यक्ति शादी नहीं करेगा उसे जॉब नहीं मिलेगा। तो हम वहां के समाज की पीड़ा को समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल उस देश को आ रही है। और हम उससे भी बहुत दूर नहीं है, हम उससे थोड़े पीछे चल रहे हैं और उसी मार्ग पे चल रहे हैं। उन्होंने 1 चाइल्ड का नॉर्म लाए, हमारे यहाँ 2 चाइल्ड का नॉर्म है। करते करते वो उस स्थिति में पहुंच गए कि आज हर व्यक्ति अगर 12 घंटे काम करता है तो भी वो अपना परिवार नहीं चला सकता। तो लोगों ने वहां शादी करनी छोड़ दी कि विवाह करेंगे तो हम चलेगा कैसे, और उस देश की वो प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे भी लगभग जो संयुक्त परिवार होता था, टूटते टूटते एक सेंट्रल जो फैमिली कहते हैं, माँ बाप और बच्चे, और उनमें भी होते होते आजकल हर आदमी को लगता है कि मेरे बच्चे तो यूएस में पढ़ रहे हैं, यूके में पढ़ रहे हैं, और या किसी मेट्रो में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अलग होकर माँ बाप पीछे रह गए। तो परिवार अगर नहीं होगा, अभी तक तो हमारी जनरेशन है उसमें लगभग 3-4 भाई बहन तक रहे होंगे सभी के, अगले वालों के भी 2-2 बच्चे तक हैं। लेकिन जब वो भी एक बच्चे पे नौबत आ जाएगा, अगर किसी भी एक बच्चे की दिक्कत आ गई, उसको संभालने वाला कौन है? और ये कोटा में और जो कुछ हो रहा है, परेशानी यही है कि हम जब कभी कुछ परेशानी में फंसते हैं, हमें कोई सहयोग करने वाला नहीं होता। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जहां जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। बस ये कहने वाला चाहिए कि मैं बैठा हूं ना, चिंता क्यों करते हो, कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए हमारी जो कहानियां हैं, हमारा जो लेखन है, उसमें समाज किस तरह का है वो तो होना चाहिए, लेकिन उसको हम किस तरह का बनाना चाहते हैं, किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें उसमें प्रकट करना होगा।
और जब तक वो नहीं करेंगे तो दिशाहीन लेखन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो एक जो समाज दिशाहीन होने जा रहा है उसको और दिशाहीन करेगा। इसलिए हमारे लेखन में यह चीज भी आवश्यक रूप से आनी चाहिए कि हम अपने समाज को कैसा देखना चाहते हैं, हम अपने विश्व को कैसा देखना चाहते हैं, वह सब होना चाहिए। और बाकी से बहुत कुछ बातें मुख्य वक्ता वगैरह सभी लोग कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी साहब। अब महाविद्यालय वर्ग के पुरस्कारों के लिए सर्वप्रथम महाविद्यालय स्तर की जो प्रथम कहानी है उसका सार पठन होगा और बाद में जिलावार प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करता कहानीकारों का सम्मान होगा। मैं निवेदन करता हूं जोधपुर प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर गोपी राम जी शर्मा कि वे पधारें और आगे की कार्रवाई को अंजाम दें। धन्यवाद भाई साहब, मंच को प्रणाम। पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में अगले वर्ग को आमंत्रित करूं। महाविद्यालय वर्ग, उससे पहले जो महाविद्यालय वर्ग में जिनकी कहानियां बहुत अच्छी रही हैं उनमें से एक प्रतिनिधि कहानी का यह पठन होगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा गजराज कंवर को कि वे अपनी कहानी का सार प्रस्तुत करें और उसके बाद जो महाविद्यालय वर्ग में पुरस्कृत हुए हैं उनको मंच पर सम्मानित किया जाएगा। गजराज कंवर। आप सभी को मेरा नमस्कार, मुजस्सिम अतिथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमें विषय दिया गया था कुटुंब, संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार की तरफ कैसे आ रहे हैं और उसकी हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस पर मैंने लिखा परिवार का महत्व। मेरी कहानी में सिर्फ 3 पात्र हैं, संदीप, श्वेता और उनका एक बेटा गौरव। संदीप एक छोटे से गाँव रानी से निकल के नगर से महानगर की तरफ जाता है और महानगर में वो इस तरह से बसता है कि एक लड़की से शादी होती है और वो वहीं रह जाता है, ना कभी गांव की तरफ मुड़ के देखता है। उसका एक बेटा होता है जो 5 साल का हो जाता है। तो जब उसे कभी गांव नहीं भेजा जाता, जब वो कभी लोगों से नहीं मिलता, उसने दादा दादी, नाना नानी, बुआ, काका चाची कुछ भी रिश्ते नहीं देखी, तो वो मोबाइल की दुनिया में खो जाता है। और मोबाइल की दुनिया में इस कदर होता है कि धीरे धीरे आत्महत्या की कोशिश करने लगता है। इसी आत्महत्या की कोशिश में एक दिन वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तब गौरव अपनी संदीप और श्वेता को अपनी गलती का पश्चाताप होता कि काश मैं अपने बच्चे को गांव की ओर ले जाता, मैं उससे दादा दादी, नाना नानी से मिलवाता, तो मेरा बच्चा आज ऐसा ना होता। तो मुझे लगता है जो मैंने कहानी में लिखी शायद ये बहुत कम जगह देखी मिलती है, लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि ऊंचा चढ़ देखो, घर घर रोई देखो। तो आने वाले समय में शायद हर घर की कहानी होगी कि सिर्फ बच्चा अकेला होगा, मोबाइल की दुनिया में खोया रहेगा और आत्महत्या की कोशिश करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप ही गजराज कंवर MA की विद्यार्थी थी, आप नागौर से हैं। इसके बाद जो प्रतिभागी महाविद्यालय वर्ग में पुरस्कृत हुए हैं, अपना स्थान प्राप्त किए हैं, उनको मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और जिनका नाम पुकारा जाएगा उनको पुरस्कार देना है। मैं नाम पुकारूंगा कि प्रतिभागी जो महाविद्यालय वर्ग के हैं वे मंच पर आए और अपना पुरस्कार, जैनेन्द्र सम्मान और अपना प्रमाण पत्र
प्राप्त करें। अतिथियों से आग्रह की वे पुरस्कृत करें। हनुमानगढ़ से है कंचन लालर, BSc फर्स्ट ईयर, मंच पर पधारे। हाँ, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। इसी कड़ी में अगले प्रतिभागी पुरस्कृत होने वाले हैं गजराज कंवर, जिन्होंने भी कहानी का वाचन किया है, नागौर से। इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मंच पर आएंगे नागौर से ही रवीना मुन्नाराम। इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अगले प्रतिभागी हैं दीनदयाल पारिक, बीकानेर से। दीनदयाल पारिक, बीकानेर। उससे पहले रवीना मुन्नाराम, नागौर से। दीनदयाल पारिक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है महाविद्यालय वर्ग में, बीकानेर से। मंच पर आगे हैं इसके बाद जो तीसरा वर्ग है साहित्यकार वर्ग, जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं, मैं उनको इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करूंगा। तीसरे वर्ग साहित्यकार वर्ग में 30 वर्ष से कम आयु के पुरस्कार वितरण प्रारंभ करने से पहले मैं इस वर्ग की प्रतिनिधि कहानी का मंच पर वाचन करने के लिए भगवती पारिक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपनी कहानी का सार संक्षेप प्रस्तुत करें। भगवती पारिक जी। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने और विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहु नमस्तुते। मंचस्थ विद्वजन, समस्त जगहों से पधारे हुए सुधीजन, सभी बंधु एवं भगिनी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कहानी का शीर्षक रखा गया विषय अनुरूप प्रेम, मर्यादा और परिवार। मुख्य पात्र मनुप्रिया, कुछ पात्र हैं, बाकी सभी गौण पात्रों में है। माँ शांति, पति शेखर, जेठानी सुषमा और जेठुती खुशबू, ये इसके मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा ज्योतिष जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्व रखती है, ज्योतिषी का जिक्र है। दोनों तरफ का संयुक्त परिवार,
महत्व ये है कि संयुक्त परिवार में, जैसे भी थोड़ी देर पहले कंवर ने बताया कि किस प्रकार संयुक्त परिवार का हमारे जीवन में महत्व है। वाकई में एक पक्ष जो एक छोटा बच्चा एकांत में पल बढ़कर बड़ा होता है अपना पूरा जीवन, उसी दुनिया को देखता है, बंद कमरे की दुनिया, और किस तरह से वो एक अपनी दुनिया बना लेता है, ठीक उसी प्रकार बढ़ती हुई पली बड़ी युवती अगर उसको परिवार का साथ ना मिले, उसकी भावनाओं को ना समझा जाए, तो किस प्रकार वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ इसका पहलू ये है कि माता पिता या बड़े भाई बहन सबको देखती है संयुक्त परिवार में पली बड़ी युवती, जो कहानी की मुख्य पात्र होती है मनोप्रिया, वो अपनी माँ से हर बात साझा करती है, पिता के साथ भी अपनी बातें साझा करती है, और दादी दादा सबके बीच उसे देखने को मिलता है कि वास्तव में कैसे रहा जाता है, हमारी दुनिया कैसी होती है। ऐसे में जब युवा अवस्था में उसे किसी से प्रेम होता है जो उसकी बिरादरी का नहीं है, तो मन में एक बड़ा द्वंद्व चलता है कि मैं परिवार के साथ रहूं या फिर अपनी भावनाओं को आकार दूं। और इस द्वंद्व में मनोप्रिया का समय निकलता जाता है। घर वाले एक तरफ विवाह योग्य वर की तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मनोप्रिया नए नए तरीके मन ही मन ढूंढती रहती है कि मैं अपने प्रेम को आकार कैसे दूं। चलते चलते एक दिन विवाह तय होता है। माता पिता का संस्कार, संयुक्त परिवार की जो परंपराएं हैं, जो कुछ भी संस्कार उस बच्चे को मिलते हैं, उसके अनुसार वो चुपचाप नए वर को अपने जीवन में स्वीकार कर लेती है। और फिर आगे जो उसको परिवार मिलता है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, पूरा भरा पूरा परिवार, सबसे स्नेह का जो भाव मिलता है, एक दूसरे रिश्ते कैसे गुंथे हुए होते हैं। हल्का सा सिर दर्द होता है, बच्चे पूछने आते हैं, चाची आपको क्या हुआ है, मामी आपको क्या हुआ है, और मनोप्रिया धीरे धीरे समय की रफ्तार और परिस्थितियों के साथ अपना जो एक कदम था जो उस समय उठाना चाहती थी, उस पर उसे कोई मलाल नहीं होता है, और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी पति के साथ अपना जीवन यापन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने कहानी का लेखन भी बहुत अच्छा किया और उसका वाचन भी बहुत अच्छे से, संवेदनाओं के साथ बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण साधुवाद है। महाविद्यालय वर्ग से एक नाम और जोड़ा गया है, मैं आमंत्रित करूंगा पुरस्कार के लिए। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे पुरस्कार के लिए आ जाए। महाविद्यालय वर्ग से नाम बोल रहा हूं, श्री गंगानगर से हैं संजय कुमार साहित्य बंधु। इनको कहानी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप मंच पर बताएं। जैनेन्द्र सम्मान और प्रमाण पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। साहित्यकार वर्ग के बंधुओं से आग्रह है कि जिनका नाम पुकारा जाए वे मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इस कड़ी में है पाली से मनीष कुमार जी उपस्थित है, तो मंच पर आए। इसके बाद है जालोर से ओम प्रकाश खंडेलवाल। जालोर से ओम प्रकाश खंडेलवाल। इसके साथ जालोर से भरत जी। गंगानगर से है कंचन।
विद्यालय वर्ग, महाविद्यालय वर्ग और साहित्यकार 30 वर्ष से कम में कोई प्रतिभागी और आ गया हो और जिसका नाम नहीं पुकारा गया हो, बाड़मेर जिले का नहीं है। नहीं, साहित्यकार वर्ग जो ऊपर के रहे हैं वो सारे रह रहे हैं, बहुत सारे 30 वर्ष से कम। और विद्यालय और महाविद्यालय वर्ग का कोई रह रहा है तो बोलो, अभी साहित्यकार सारे पढ़े बाड़मेर का। हाँ, जोधपुर वर्ग से है 30 वर्ष से कम साहित्यकारों के नाम पुकार रहा हूँ। देवी चौधरी जी, देवी चौधरी जी उपस्थित हैं तो मंच पर आए। प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। हाँ, कृपया शीघ्रता से आए। दूसरा स्थान के लिए तैयार है पुलकित सिंह जी और तीसरा स्थान प्राप्त किया रक्षिता पारिक जी। बाड़मेर के कह रहे थे, बाड़मेर का विद्यालय वर्ग से भूपा भाटी जी। नहीं, वो प्रमाण। बाड़मेर से विद्यालय वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रूपा भाटी, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है महक अमन और तृतीय स्थान प्राप्त किया है टीना नैया। तीनों के प्रमाण पत्र के लिए जिलाध्यक्ष जी मंच पर आएंगे। 7, 8 और 9 नंबर प्रमाण पत्र है विद्यालय वर्ग में। 7, 8 और 9 नंबर प्रमाण पत्र है, जिलाध्यक्ष जी प्राप्त करें। जालौर के विद्यालय वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए जिलाध्यक्ष जी आ जाए। अच्छा, प्रथम स्थान प्राप्त किया मनीषा कुमारी। विद्यालय वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मनीषा कुमारी। जयेंद्र सम्मान और प्रमाण पत्र। दूसरा स्थान प्राप्त किया है गुलाब राज जालोर उपस्थित है। तीसरा स्थान प्राप्त किया निकिता कुमारी बावड़ी आहत। तीसरा स्थान का मिली जिला जोधपुर से विद्यालय वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है करिश्मा जी ने। करिश्मा जी उपस्थित है तो मंच पर पधारे। जोधपुर का तीसरा 70 नंबर 72 नंबर प्रमाण पत्र है। महाविद्यालय वर्ग में महाविद्यालय वर्ग में करिश्मा। महाविद्यालय वर्ग में करिश्मा जोधपुर से।
जोधपुर से प्रथम स्थान प्राप्त किया विद्यालय वर्ग में कविता। प्रमाण पत्र नंबर बोल रहा हूं 70 नंबर और 71 नंबर भी जनक सिंह जी विद्यालय से जोधपुर से जनक सिंह भाटी। ये कविता के परिवार से है। और दूसरे स्थान के लिए मंच पर आ गए हैं। आप दोनों विद्यालय वर्ग के हैं, जोधपुर से हैं। मंच पर जो पुरस्कार ले रहे हैं जोधपुर विद्यालय वर्ग के प्रतिभागी। ये दूसरा स्थान जनक सिंह पार्टी के लिए। नागौर से कोई है? नागौर से कौन है? नागौर से विद्यालय वर्ग में हर्षद 55 नंबर प्रमाण पत्र। हर्षद उपस्थित है, अभिभावक आए हैं। 55 नंबर प्रमाण पत्र विद्यालय वर्ग में हर्षद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 55 नंबर। दूसरा स्थान प्राप्त किया है संगीता, कक्षा 12 नागौर 56 नंबर। तीसरा प्रतिभा कमर, कक्षा 10 57 नंबर। विद्यालय वर्ग सब विद्यालय वर्ग के हैं। चैलेंजर सम्मान दो, प्रमाण पत्र बाद में दे देना। हाँ 55 56 57 तीनों दे दो। जोधपुर नागौर भेजेंगे। हर्षद, संगीता, प्रतिभा। वक्त कोई ऐसा रहा है जिसका बाद में आया हो? अच्छा, साहित्यकार वर्ग में पवन सेन गंगानगर से। साहित्यकार वर्ग 30 वर्ष से कम। पवन सेन, उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पवन सेन कहानी प्रतियोगिता में पवन सेन श्री गंगानगर से तीसरा स्थान प्राप्त किया। साहित्य पद्म देना है और साहित्य पद्म के लिए ही दूसरा स्थान प्राप्त किया मुकेश कुमार ओम प्रकाश श्री गंगानगर से। सर्टिफिकेट 32 नंबर। और पहला स्थान प्राप्त किया है साहित्यकार वर्ग में श्री गंगानगर से ससपाल कुमार चिम्मलाल बुर्जवाला। 31 नंबर सर्टिफिकेट साहित्य पद्म के लिए। मुकेश कुमार मंच पर पुरस्कार लेते हुए ससपाल कुमार आ रहे हैं। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री करणपुर से। बीकानेर से मनसा सोनी महाविद्यालय वर्ग में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। डूंगर महाविद्यालय से हैं। इनके अभिभावक आए हुए हैं। मनसा सोनी के राज्य में इनका 58 58
ईश्वर से ऊपर वाले साहित्यकारों के तो बहुत सारे नाम है अभी। क्या नाम है? पाठ में से, पाठ में विद्यालय वर्ग अच्छा एक इनको संदीप गुप्ता जी बाड़मेर से संदीप गुप्ता जी उपस्थित हैं तो मंच पर पधारिए। पहला स्थान प्राप्त किया है, अभिभावक है संदीप गुप्ता जी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजेश मानू, प्रियंका राजेश मानू, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। द्वितीय स्थान प्रियंका राजेश मानू और तृतीय स्थान टेक्सेना सोनी बाड़मेर से। धन्यवाद। अतिथियों से आसन ग्रहण करने का निवेदन है। अभी जो 30 वर्ष से ऊपर के साहित्यकार हैं उनका पुरस्कार वितरण शेष है और वो काफी संख्या में। उनसे पूर्व मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और हमको आशीर्वचन कहें। प्रोफेसर अन्नाराम जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कल्याण सिंह जी शेखावत साहब, जो राजस्थान में राजस्थानी के बहुत ही प्रामाणिक हस्ताक्षर है साहित्य के क्षेत्र में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय विचार परिवार के संबंध रखने वाले डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी साहब और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी माननीय श्री मनोज कुमार जी भाई साहब, पांडाल में विराजमान जोधपुर प्रांत एवं राजस्थान से भी कुछ बंधु पधारे हैं, ऐसे समस्त साहित्यकार बंधु और बहनें। एक बहुत अच्छा प्रयास कुटुंब विषय पर कहानी लेखन का राजस्थान में शुरू किया है और सबसे पहले संपन्नता उस कार्यक्रम की को संपूर्ण करने में जो तत्परता दिखाई है वो पहला प्रांत है जोधपुर प्रांत। इस संपूर्ण कार्यक्रम के एक बहुत ही अच्छे आयोजन के लिए, पूरे प्रांत में आयोजन के लिए मैं जोधपुर प्रांत की कार्यकारिणी, सभी जिलाध्यक्षों और महामंत्रियों और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं हमारे इस कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे हुए छोटे 8-10 साल के साहित्यकार से लेकर वयोवृद्ध साहित्यकार को भी, जिन्होंने अपने लेखनी की सक्रियता से हमारा संबल बढ़ाया।
इस विषय में विचार प्रकटीकरण के लिए हमारे बीच बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता माननीय मनोज कुमार जी और हैं, जो हमारा विस्तार से मार्गदर्शन करेंगे। कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस विषय को लेकर कि कुटुंब और परिवार पर ही यह कहानी लेखन क्यों हुआ और क्या इसकी प्रासंगिकता है। जो आजकल वातावरण चल रहा है पश्चिमी नारीवाद का, नारी विमर्श का, वो हम सब साहित्यिक बंधु हैं, आदमी पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं, उस विषय में हमें नहीं जाना है। बात यह है कि हमारी दृष्टि क्या है, लेखन हमारा किस दिशा में बढ़े, आज भी अस्पष्ट है। बहुत से नए लेखक बंधु हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कुटुंब पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी श्री गंगानगर में 2014 में हमने आहूत की। उसमें आलेख आए और उन आलेखों का प्रकाशन भी हुआ, लेकिन उन आलेखों को पढ़ने के पश्चात जो हमारे शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि इसमें हमारी दृष्टि आ ही नहीं पाई। विडंबना है कि हमारे कार्यकर्ता लोग उसमें आलेख पढ़ रहे थे, लेकिन वो दृष्टि नहीं है। दृष्टि इसलिए नहीं है कि जो साहित्य आज बाजार में उपलब्ध है वो हमारी दृष्टि का साहित्य बहुत कम अब तक प्रकाशित हुआ है। और वो दृष्टि है कहाँ? दृष्टि हमारे भीतर है, हर व्यक्ति के भीतर है, परिवार के हर सदस्य के भीतर वो भारतीय दृष्टि है। लेकिन जब लेखक लिख रहे हैं ना, वो वॉक्ड लेखक है, जो जगे हुए लेखक है, तथाकथित जगे हुए लेखक, उनकी दृष्टि क्या है? वो पश्चिमी दृष्टि है। भारतीय दृष्टि परिवार के सब सदस्यों के भीतर है। वो दृष्टि क्या है? उस दृष्टि की ओर बहुत संक्षेप में संकेत करता हूं। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कैलिफोर्निया में एक भाषण दिया था, ज्ञान योग पर प्रवचन। उसमें उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा था कि हमारी दृष्टि यह है कि इस सृष्टि का कोई भी अणु और परमाणु स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में नहीं हिल सकता। यदि वो हिलना चाहता है तो उसे आज के कार्यक्रम के जो माननीय अतिथि जी हैं, राजेंद्र जी गहलोत साहब, पता नहीं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर आसन ग्रहण करें। आप कर्तन ध्वनि से माननीय अतिथि जी का अभिनंदन करें। वह दृष्टि क्या है? वह दृष्टि है कि इस सृष्टि का कोई भी अणु और परमाणु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो पूरी वैश्विक व्यवस्था विश्व के सभी अणु और परमाणुओं के साथ में संयुक्त है। यदि उसको हिलना है तो वो पूरे ब्रह्मांड के साथ हिले। यह जो एक दूसरे के साथ में हमारा जो संबंध है, वह दृष्टि एकात्म दृष्टि है। यह एकात्म तत्व जब तक हमारी दृष्टि लेखन में नहीं है, तब तक हमारा लेखन निस्सार है। यह एकात्म तत्व पश्चिम से नहीं आ सकता। पश्चिम की दृष्टि भौतिकतावादी है, स्वयं प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व है, लेकिन प्रमुखता परिवार को है। मनुष्य अपने लिए नहीं जीता, परिवार के लिए जीता है। आदमी हजारों कोस दूर बैठा आजीविका के लिए संघर्ष करता है और जो कुछ बचता है वो घर पर भेजता है। खुद भूखा प्यासा, तन पर वस्त्र नहीं है, जैसे भी अपना जीवन बिता लेता है, लेकिन उसको चिंता ये रहती है कि छोटा भाई बढ़ रहा है, बहन की शादी जो करनी है, इसलिए जो कमा रहा है सब घर भेज रहा है। यह है परिवार का, यह है एकात्म भाव। यह एकात्म भाव परिवार से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामान्य जीवन में बहुत सरलता से हमारे भीतर उतर आता है, राह
चलते हुए भाई को, बस में चलते हुए भाई को, अरे ताऊ जी, अरे बाबा, अरे भाई थोड़ा सा, यह जो हम इन पर विचार नहीं कर रहे हैं कि ये जो संबोधन है आए कहां से है, ये हमारे भीतर से आए। यह एकात्म भाव है। जब इस एकात्म भाव की अभिव्यक्ति हमारे लेखन में होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन पश्चिम कोई मायने ही नहीं है। पश्चिमी दृष्टि तो वैसे ही आम जन तक नहीं पहुंची है। भले ही लाख कहें कि सिमोन द बोवाल की रचना भी सेकंड सेक्स ने हमें प्रभावित किया है, या पश्चिमी साहित्य वुमन लिब की जो लेखिकाएं लिख रही है आजकल, वो समाज को बहुत प्रभावित कर रही है, बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। उनका कोई प्रभाव समाज पर नहीं है। समाज अपनी गति से चलता है। समाज के जो आदर्श हैं, वो आदर्श उन लोगों के पास नहीं। वो बात करते हैं समानता की, हमारे यहाँ समानता की खोज कभी नहीं की गई। हमारे यहाँ विविधता महत्वपूर्ण, विविधता का उत्सव मनाया गया। देखिए, वो परम तत्व सभी में व्याप्त है और उसकी अभिव्यक्ति विशिष्ट होती है, अद्वितीय होती है, विविध होती है। इतनी पार्टिकुलर और इतनी अधिक विविध है वो अभिव्यक्तियां कि उनमें एकत्व खोजा जा सकता है, उनमें समानता नहीं खोजी जा सकती। एकत्व खोजना है हमें। समानता अवसर की हम बात करते हैं। स्त्री को कार्य विभाजन के संबंध में बड़ा लेखक को बड़ा प्रश्नाधीन किया जाता है कि ये घर परिवार केवल स्त्री के हिस्से में क्यों आ गया। ऐसा नहीं हो। भारतीय दृष्टि सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि रही है। कुछ पिछले 500-700 वर्षों के समय को यदि हम निकाल दें, जिसमें स्त्री को घर तक सीमित कर दिया गया था, अन्यथा प्राचीन काल से हमारे स्त्री सदैव ही अपने स्वभाव के अनुसार जीवन का पक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र थे। वैदिक साहित्य में लगभग 60 ऐसी महिला विदुषिकाएं, ऋषिकाएं हुई है जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से वैदिक विचारों के लेखन में अपना सहयोग। राम और सीता और लक्ष्मण जी वन गमन करते हैं। राम जी का अगस्त्य से संवाद होता है, विचार विमर्श होता है। उसी समय लोपामुद्रा जी का मां सीता जी के साथ में जो गहन विचार विमर्श हुआ सृष्टि के विषयों को लेकर, उनकी और किसी की दृष्टि नहीं जाती। और सीता जी ही नहीं, उस समय की तमाम जो देवियां हैं, उनकी भूमिका क्या रही, बहुत बहुत विराट भूमिका, लेकिन उसको हम भूल गए हैं। सबसे ज्यादा उपेक्षा हमने की है तो गृहिणी की है मित्रों। सामान्य परिचय में कहते हैं कि मैं तो सामान्य गृहिणी हूं, ये प्रोफेसर है, ये वकील है, नहीं मैं तो सामान्य गृहिणी। हमारे यहाँ सामान्य का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। अपने आप में अद्वितीय है हर व्यक्ति। जब अपने आप में अद्वितीय है तो गृहिणी भी अद्वितीय है। वो स्वभाव से सुनती है, अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया कि इसको गृह क्षेत्र में ही रहना है। सैकड़ों ऐसी साम्राज्य हुई है इस देश के प्राचीन भारत में, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से शासन सूत्र को संचालित किया। ऐसी ऐसी अंगरक्षिकाएं हुई है जिसको देखकर मैगस्टीनीज ने कहा कि 20 यूरोप और रोम के जो अंगरक्षक है, एक एक महिला अंगरक्षिका उनसे निपटने में समर्थ। यह जो वैविध्य है, ये अवसर की समानता है। कुछ पहले ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने गृह क्षेत्र को भी चुना, लेकिन बड़े ही गौरव के साथ चुना। एक छोटा सा प्रसंग बताकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बृहदारण्य के उपनिषद का वो बहुत ख्याल प्रसंग है, जब याज्ञवल्क्य जी सन्यास बाहर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पत्नियों की अनुमति लेगा। और वो पत्नियों की अनुमति लेने गए तो जो कात्यायनी थी, सबसे पहले वो गृह संभाल रही थी, उनके पुत्रों का पालन पोषण कर रही थी। उनसे पूछा कि मैं जाऊं कहाँ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में लाखों स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण सिंगों वाली गायें हैं,
गांव की जागीर है, इस संपत्ति का आधा हिस्सा मैं आपको प्रदान करता हूं। कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कात्यायनी ने अपना धर्म निभाया। और इस बात का उल्लेख उपहास रूप में नहीं है, न अपमान रूप में है। कात्यायनी अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर रही है और इतनी गौरवास्पद ढंग से उस प्रकरण का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। लेकिन नहीं, मातृत्व सबसे बड़ा आभूषण है नारी जाति का। एक और हमारे राष्ट्रीय स्तर के विचारक हैं मुकुल भाई कानेटकर। मुकुल भाई कानेटकर का एक प्रसंग, उन्होंने जीवन का एक वृत्तांत उन्होंने एक जगह लिखा है। जब वो 8-10 वर्ष के थे, उस समय मां की लिखी हुई, मराठी में लिखी हुई एक कविता उनके हाथ लगी, तो वो कविता उन्होंने पढ़ी। पढ़कर बालक कानेटकर थोड़े से हताश हो गए। उस कविता का सार ये था, उनकी मां ने उनके जन्म से पहले लिखी थी वो कविता कि मुझे बेटी देगा जिससे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सके। कानेटकर जी जब नाराज हुए, खाना नहीं खाया, तो उनकी मां ने पूछा क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? तो उन्होंने कहा तो क्या मैं अपने जीवन को पूर्णता नहीं प्रदान कर सकूंगा? मैं अनचाहा हूं आपकी दृष्टि में। मैं आपको तो पुत्री का इंतजार था और मैं आया तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। तो मां ने उनको बहुत हत्कार के प्यार से समझाया कि ऐसी बात नहीं, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा तो मैं प्यार तो करती हूँ, लेकिन आपने ये लिखा है ना कि मैं जीवन को परिपूर्णता नहीं दे पाऊंगा। तो मां ने कहा नहीं, जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए स्त्री होना ही आवश्यक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा तुम गुरु बनो, शिक्षक बनो। शिक्षक भी मातृत्व को धारण करता है और वो भी व्यक्तित्व को निर्माण करके मां से ज्यादा निर्माण का कार्य करता है। बड़ा अच्छा किसी ने मुकुल भाई कानेटकर ने जब सुनाया और लिखा भी तो आंखें भर आती है। मित्रों, दुखद यह है कि हमारी बहनें, हमारी लेखिकाएं या पुरुष भी इस गहरी तत्व को नहीं केंद्र में ला रहा है। गीता जी की श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि स्त्री साक्षात स्त्री है। 7 रूपों में उसमें स्वयं भगवान ईश्वर वास करता है। उसमें स्त्री है, उसमें धृति है, उसमें क्षमा है, उसमें वाणी है। कितने 7 प्रकार के उन्होंने लक्षण बताए जिसमें जो भगवान में भी होते हैं और स्त्री में भी होते हैं। तो यह स्त्रीत्व हमारे, मातृत्व हमारे केंद्र में आए, गृहिणीत्व हमारे केंद्र में आए लेखन में, और हमारे परिवार भाव का निरंतर इसी प्रकार से संचालन होता रहे। 2008 में जैसे हमने वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रतिरोध हमारे परिवार भाव के कारण किया था, पूरा विश्व अंधेरे में पड़ा था, लेकिन हमारे परिवार के बल पर भारत ने उस मंदी का डटकर मुकाबला किया। उसी प्रकार से ये पश्चिम की जो आंधी आ रही है, उस आंधी से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमारे परिवार भाव को मजबूत बनाए। एक और स्पष्ट कर दूं कि इस आंधी में वामपंथ का जो नारीवाद है वो बिल्कुल ही नहीं फैलता है। वास्तविक चुनौती बाजार से है। बाजार का जो उपभोक्तावाद है वो हमारे परिवार को बिखेरे जा रहा है। एक टेलीविजन से जहाँ काम चलता था, 5 टेलीविजन चाहिए घर को, 5 टेलीविजन चाहिए, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में भाइयों का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये जो भाव है, ये हमारे परिवार को, संयुक्त परिवार को, कुटुंब को बिखेरे जा रहा है। इसके लिए हमें कहानी लेखन करना है, इसके लिए हमें साहित्य लेखन करना है। विस्तार से माननीय भाई साहब उस पर प्रकाश डालेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अन्नाराम जी साहब। आपने
इस संपूर्ण सभागार में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया है। और मुझे दुष्यंत की वो पंक्तियां याद आती है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि संसद के उच्च सदन में जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत ही विनम्र और शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व हमारे बीच पधार चुके हैं। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय विक्रम सिंह जी शेखावत विभाग संयोजक की विसाखा पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री पवन जी पांडे प्रांत मीडिया प्रमुख की वैसाख को उत्तरीय भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर जोधपुर विश्वविद्यालय से भेंट करता हूं। तो इस तरह बात से बात बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूं। उनकी भूमिका में मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो कुछ ऐसा ही है जैसे सूरज को दिया दिखलाना। मैं 4 पंक्तियां उधार लेता हूं और उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी को कि उजड़ी उजड़ी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का बनवास लगे। उजड़ी उजड़ी सी हर एक आस लगे और जिंदगी राम का बनवास लगे। तेरे शब्द तो है बहती हुई नदिया की तरह, तुम जो बोलो तो हम सबको प्यास लगे, तुम जो बोलो तो हम सबको प्यास लगे। आदरणीय मनोज कुमार जी। माँ बागेश्वरी को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान विद्वज्जन, उनका हृदय से सम्मान अभिनंदन। आज पूरे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों से आए साहित्यकार और विशेषकर जिनके लिए कार्यक्रम है, वास्तव में वो आगे बैठने चाहिए, युवा नवानुकूल साहित्य का। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में इतने युवा होना, साहित्य वाले कार्यक्रम में युवा होना, ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जोधपुर प्रांत की इकाई ने जो ये प्रयास किया वो वास्तव में यशस्वी है। परीक्षा के दिनों में ये कार्यक्रम जुलाई अगस्त में इतना सफल होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मार्च माह में परीक्षा के दिनों में इतने युवा विद्यार्थियों को कहानी सृजित करवाना, उनका चयन करके पुरस्कार सम्मान के लिए लेकर आना, ये सामान्य बात नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष विजयदशमी 1925 से प्रारंभ जो हुआ था वो 2025 में पूर्ण हो रहा है। संघ ने 5 विषय लिए हैं जो अधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, स्वयंसेवकों में, भारत में और संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मानवी के लिए जो उपयोगी है वो है परिवार, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, समरसता और स्वर। ये 5 विषय स्वयं में, अपने परिवार में, परिवार के बाद संपूर्ण समाज में
और समाज से संपूर्ण लोक सृष्टि में 5 विषय ये संचालित होने चाहिए। तो आप सबको पता है संघ की कथनी करने में यह अंतर नहीं रहता है। तो बहुत चिंतन मंथन के बाद सभी जो राष्ट्रीय विचार के संगठन, व्यक्ति, कार्यक्रम है, तो उनके गतिविधियों में, उनके क्रियाकलापों में ये विषय आना चाहिए। साहित्य परिषद की अखिल भारतीय टोली बैठती है, हम इस विषय में से एक विषय चुनते हैं, परिवार। और उस परिवार को कहानी के रूप में पूरे भारत के 4 वर्गों में आपने देखा, विद्यालय विद्यार्थी, महाविद्यालय विद्यार्थी, साहित्यकार और साहित्यकार इतर कोई भी नागरिक जो एक ओपन, अभी जिनका पुरस्कार वितरण शेष है, ऐसे सभी के बीच में फिर ये सभी जिला स्तर पर सम्मान होगा, प्रांत स्तर पर होगा और अखिल भारतीय स्तर पर चयन होते होते फिर सुंदर कहानियां जो प्रकाशित होंगी और अनुवर्तन के रूप में इन कहानीकारों की कार्यशाला होगी। यानी परिवार विषय को कितना बल देना। दूसरा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये एक ऐसा संगठन है अद्वितीय, जो साहित्य की सभी विधाओं में 20-25 जितनी भी विधाएं हम गिन सकते हैं, बोल सकते हैं, सभी विधाओं में काम करने वाला एकमात्र संगठन है। केवल सभी विधाओं में नहीं तो संपूर्ण भारत की सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य परिषद मानता है भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय है और उन सब भाषाओं में काम हो। तो हमने देखा भी होगा भाषाएं कैसे जोड़ती भी है। तो मंथन हुआ कि हम केवल कविता तक सीमित नहीं रहे, केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहे, तो कहानी प्रतियोगिता की जाए और पूरे भारत में की जाए। कहानी की कैसी महिमा है, जैसे मैंने कहा, मैं आपको कहानी सुनाता हूं तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं सुनाने वाला नहीं हूं क्योंकि वो मेरे लिए भी समय की मर्यादा है, अभी वो स्लिप आ जाएगी या वहां पर कुर्ता ही खींच ले। पर कहानी कैसा संदेश देती है, कहानी है पुनर्मुष्को भव। पंचतंत्र की बहुत सुंदर कहानी है कि किसी को अहंकार आता है तो उसका वापस कैसी स्थिति होती है। या फिर कहानी, जैसे मैंने कहा मैं कहानी सुनाता हूं तो तुरंत आपके मन में आएगा कौन सी कहानी सुनाएंगे। फिर मैंने कहा एक छोटा सा गांव, तो आपके मन में जिज्ञासा आ जाती है, उत्सुकता आ जाती है। तो कहानी ये कितनी जिज्ञासा, उत्सुकता, आगे फिल्म भी एक कथानक है, बड़ी स्क्रिप्ट है, लघु कथा, कहानी, स्क्रिप्ट, ये कितनी बड़ी है। फिर कहानी केवल जिज्ञासा, उत्सुकता है क्या, मनोरंजन है क्या? नहीं तो क्या है, कहानी जानकारी भी है, कहानी ज्ञान भी है। ज्ञान कैसे है? बिना परिवेश के कहानी पूरी नहीं होती। आप किसी घटना प्रसंग में जब तक उस परिवेश का, परिस्थिति का, शासन की परिस्थिति कैसी है, मानस की परिस्थिति कैसी है, समाज की स्थिति कैसी है, इन सब परिस्थितियों का भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वर्णन अपने पात्रों के समाज के माध्यम से जब शब्दों का सुंदर विन्यास करते हुए भाषा शिल्प को ये सब करता है, तब एक कथा बनती है। और वो कथा कैसी रोचक होती है। दुनिया में बहुत सारे देशों के संघ बने हुए हैं। मुझे अभी पता चला एक रामायण संघ बना हुआ है। दुनिया के 10 देश जहां रामायण खेली जाती है, उन्होंने संघ बनाया है। ये रामायण क्या है? ये भी तो एक कहानी है। तो एक कथा को भारत हजारों लाखों वर्ष तक जिंदा कैसे रख सकता है? अभी भी हम रामायण की कथा सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। उसमें छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं, सैकड़ों कहानियां निकल कर आती है। और जो ग्रंथ में नहीं है, लोक कथाएं हैं जो केवल मौखिक बोली जाती है। तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, मैं कहूं कथा ये भारत का पर्याय है। भारत में यानी ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने कथा के रूप में संरक्षित ही नहीं,
संचित किया, और ये हमारी श्रुति यानी एक दूसरे को सुनाकर और उससे श्रुति स्मृति की परंपरा के कारण से हमने बिना प्रिंटिंग प्रेस के भी, बिना टेक्नोलॉजी के भी इस कथा परंपरा को जिंदा रखा। और कथा ये बिना संदेश, बिना शिक्षा, बिना सबक के अधूरी रहती है। बैली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कितना सुंदर संदेश दे देती है कि बुजुर्गों का, पूर्वजों का कितना सम्मान करना है आपको। हितोपदेश की, पंचतंत्र की, यानी भारत कहानी और भारत, इसको आप अलग नहीं कर सकते। एक कहानी बोलिए, आपको भारत की सभी भाषाओं में मिल जाएगी। पात्र अलग होंगे, प्रसंग अलग होंगे, मुहावरा, अंत में उसकी लोकोक्ति, उसकी सीख ये एक ही होगी। करके देखिए, नागपुर में 30 वर्ष में एक कार्यक्रम ही होता है, भाषा अनेक भाव एक। सभी प्रांतों के कार्यकर्ता वो कथा सुनाते हैं, तो कथा एक ही, कथा अलग होती है, भाव एक होता है। और कथा दादा दादी, पोते पोती, माता पिता, नाना नानी, एक परिवार को कैसे जोड़ती है। कुछ कहानियां पढ़कर आंखें सहज गीली हो जाती है, आंसू आ जाते हैं। रमणनाथ जी महाराज है सांबर में, 4 कहानियां प्रति माह वो भेजते हैं संस्कार बिंदु से। सच में आंखें गीली हो गई कि ऐसी भी कहानियां एक संत लिखते हैं, और उन्होंने जीवन का मिशन ये बनाया है कि कहानी ही लिखेंगे और 4 कहानियां हर महीने भेजेंगे। तो भावनाएं, संवेदनाएं, जीवन मूल्य, ये भारत ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित किए हैं, तीसरी पीढ़ी में उनका संबंध जो परिवार में होता है। क्या हम सब आज के इस कार्यक्रम से जीवन में एक संकल्प ले सकते हैं? क्या मैं कहानी सुनाऊंगा और मेरी कहानी सुनते समय कोई भी उबासी नहीं लेगा, सोएगा नहीं, बोर नहीं होगा, उदास नहीं होगा, वो पूछेगा और सुनाओ और सुनाओ, और सुनाते सुनाते उसको इतना स्नेह, उसकी अनुभूतियां इतनी गहराई तक चली जाएगी कि भारत को जीने लगेगा, यहाँ के दर्शन को वो अपने अंतर में उतारने लगेगा। जिसे कहते हैं सुई पटक सन्नाटा। ऐसी कहानी मैं सुनाने की कला अपने अंदर विकसित कर सकता हूं क्या? मैंने कहा एक शब्द आजकल बहुत चलता है इन वर्षों में, नैरेटिव। उसको हमने हिंदी शब्द दिया है विमर्श, वो उसका शब्दार्थ नहीं है। विमर्श, नैरेटिव का शब्दार्थ है कथानक, नैरेट करना, यानी बार बार कहना। कोई प्रसंग होता है, अपने मित्रों से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं तू सुना, वो ये मित्र अच्छा सुनाएगा। या घर में कोई कि बुआ जी ये बात अच्छी सुनाती है, बात सबको जानकारी है, लेकिन वो सुनाती ऐसे रस ले लेके। तो कोई मित्र हमको ऐसा रस डाल देता है कि हमको आनंद सरोवर हो जाते हैं। तो ये जो कथा कहानी कहने की कला है, कथानक है, इसीलिए फिल्में सक्सेस है कि उसका कथानक केवल अभिनय या केवल संगीत या वो नहीं, उस कहानी का जो मूल संदेश है उसको किस तरह से भावनाओं में, संवेदनाओं में प्रो कर कहा गया है। तो अभी ऐसा ही हो रहा है, बीबीसी किसी न्यूज को उठाता है और हिंदू दर्शन को कैसे चोट देनी है, तो वो उठाएगा किसी भी स्टोरी को, न्यूज को स्टोरी के रूप में डेवलप करेगा, और 4 पंक्तियां प्रारंभ से ऐसी संवेदना, ऐसी शुगर कोटेड होती है, ऐसी कहानी कथानक नुमा होती है, हम भी उनके नैरेटिव में फंस जाते हैं। ये फेमिनिज्म आपके अपने बच्चियों में दिखेगा। आपके पास समय नहीं है अपनी बेटी के पास बैठने का, वो धीरे धीरे विरोधी हो जाती है। क्यों तिलक लगा के जाऊं कॉलेज? आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। मैं तो शॉर्ट में भी जाऊंगी मंदिर, आपके पास उत्तर नहीं होता है, क्योंकि आप उनके पास बैठे ही नहीं। आपने कहानियों के माध्यम से उनके मन को, मस्तिष्क को कभी गीला किया ही नहीं। आप भी रूखे हैं और उनको भी रूखे यांत्रिक बनाते जाते हैं। तो ये कोई कार्यक्रम करना था, हम लोगों को सक्रिय होना है, इसीलिए कार्यक्रम दे दिया, मात्र इतना नहीं है।
कहानी के माध्यम से भारत को, भारत के विमर्श को विश्व तक पहुंचाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। आप इस उद्देश्य के साथ जुड़े, इतना ही आप सबसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी। अब मैं अगले वर्ग की, मतलब साहित्यकार वर्ग की कहानी के सार पठन और पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गोपीराम जी को कि वे पधारें और आगे की कार्रवाई को पूर्ण करें। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय मनोज जी भाई साहब के संदेश के बाद आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ने भारतीयता, अपने स्वयं से जुड़ने, जड़ों से जुड़ने का जो संदेश दिया है, जिसको हम विस्मृत प्राय कर चुके हैं, उसको फिर से जोड़ना है, जुड़ना है। अपनी भाषा है बड़ी, भलो है अपनो देश, जो कुछ अपनो है भलो, यही राष्ट्र संदेश, यही राष्ट्र। पुरस्कार के अंतिम पड़ाव में है चौथा वर्ग, साहित्यकार वर्ग। उसमें जो बंधु भगिनी उपस्थित है, मैं जिले वाइज उनको बुला रहा हूं। बाड़मेर से जो हमारे बीच है आए हैं, तो मैं उनको बुला रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित रहें पुरस्कार देने के लिए। साहित्य पद्म प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। नीलम जी उपस्थित हैं, तो बाड़मेर में साहित्यकार वर्ग में नीलम जैन ने कहानी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीलम जी मंच पर। बाड़मेर से ही गोविंद सिंह जी परमार, आपने इस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आपको प्रमाण पत्र, साहित्य पद्म पुरस्कार उपरना पहनाकर आपका साहित्य परिषद स्वागत कर रही है। गोविंद सिंह जी, बाड़मेर से तृतीय स्थान के लिए नरेंद्र कुमार, नरेंद्र जी के लिए उनकी जगह पे है। अब जोधपुर जिला, जोधपुर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है सत्यदेव सत्य। खेजंडा बिलाड़ा से है आप, उपस्थित है तो तुरंत मंच पर आइए। साहित्य पद्म और प्रमाण पत्र से आपको सम्मानित किया जाए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अर्जुन सुखार अर्जन, जोधपुर राजस्थान से द्वितीय स्थान। जोधपुर से साहित्यकार वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है अब्दुल्ला कुरैशी। आप शोधार्थी हैं, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में तीसरा स्थान साहित्यकार वर्ग में। सिरोही से आए थे, सिरोही से कोई उनके
बीकानेर से भगवती जी पारिक प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाँ, तालियां बजाते रहिए। साहित्यकार वर्ग में भगवती जी पारिक दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सीमा जी बीकानेर से, सीमा जी को भी साहित्य पद्म और प्रमाण पत्र द्वारा जोधपुर प्रांत सम्मानित कर रहा है। बीकानेर से तीसरे पुरस्कृत होने वाले हैं गंगा बिशन बिश्नोई। गंगा बिशन जी उपस्थित है। नागौर, गंगा बिशन जी आगे हैं। नागौर से कुलदीप जी पारिक, कुलदीप जी का स्वागत। इन्होंने साहित्यकार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान के लिए मंजू सारस्वत नागौर से, तीसरे स्थान के लिए है संतोष रामावत। संतोष जी नागौर से है। गंगानगर से, क्योंकि ओपन वर्ग है तो प्रथम स्थान पे डॉक्टर गोपी राम शर्मा जी आए हैं। कोई भी कहानी लिख सकता है अपने कार्यकर्ता भी। सुरेश कुमार पलवाड़िया गंगानगर से वो भी मंच पे पधारे, और बंगाली लाल शर्मा गंगानगर से। बनवारी जी तैयार हैं। जालौर जिले से तीसरा स्थान प्राप्त किया है मीठालाल जी खत्री। मीठालाल जी उपस्थित है। हनुमानगढ़ जिले से मैं आमंत्रण दे रहा हूं पहले स्थान के लिए मनोज पुरोहित अनंत, प्रथम स्थान के लिए साहित्यकार वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है हनुमानगढ़ जिले से मनीषा शर्मा लोहर से। तीसरा स्थान दलीप सिंह बलौदा जोगीवाला। तीसरा स्थान प्राप्त किया है प्रोफेसर सरोज कुमारी।
विद्यालय वर्ग में जो शेष रहे हैं उनमें से एक दो नाम और आए हैं। रवीना, कक्षा 8, डबली कला, उपस्थित हो तो अपना प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्राप्त कर ले। उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अच्छा, ये तीसरे वर्ग से जो साहित्यकार का तीसरा वर्ग था, 30 वर्ष से कम, भरत कुमार यादव, प्राध्यापक हिंदी, पल्लू से, एमडी महाविद्यालय पल्लू, उपस्थित हो तो पधारे। साहित्य पद सिरोही से कैलाश जोशी जी है। नहीं, सिरोही से मनोहर सिंह कोटड़ा, जिनको प्रमाण पत्र देते हैं। सिरोही के तीनों प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र लिखेंगे। एक शेष रहा है जिनके पूजा बेरड, 73 नंबर, महाविद्यालय वर्ग से जैनेन्द्र सम्मान, उनके अभिभावक आए जोधपुर से। हमारी किताबड़ी। हाँ, पूजा बेरड महाविद्यालय वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। ओशिया